दोस्तों, हमारे देश भारत का एक ऐसा पर्सनालिटी जिसने संपूर्ण विश्व को अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, जिसने लोगों की भलाई और अधिकार के लिए बिना शस्त्र उठाए लड़ाइयाँ लड़ी और उनका वाजिब हक दिलवाया, जिसने अपने हिंसात्मक आंदोलन और सत्याग्रह के बल पर अपने देश भारत को, जो सैकड़ों सालों से गुलामी की जंजीरों में कैद थी, मुक्त करवाया। दोस्तों, जिस शख्स की मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वह है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं आज आपके साथ महात्मा गांधी की जीवनी का एक संक्षिप्त परिचय, साथ ही साथ दोस्तों उनके सत्याग्रह और आंदोलनों की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे अंत तक देखिए और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें। गांधी जी का जन्म गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। वो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। माता जी का नाम था पुतलीबाई और वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इसी का प्रभाव महात्मा गांधी जी के जीवन पर पड़ा था और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, सन 1883 में सिर्फ 13.5 साल की उम्र में उनका विवाह उनसे 6 महीने बड़ी 14 साल की कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। 15 साल के हुए तो उनका पहला संतान का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उस संतान की मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं हुआ, उनके पिता उसी वर्ष दोस्तों यानी सन 1885 में मृत्यु हो गई। उनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा गांधी के 4 पुत्र हुए दोस्तों। हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी, ये उनके 4 पुत्र थे। दोस्तों, गांधी जी के शिक्षा की बात करें तो उनकी जो मिडिल स्कूल तक की जो शिक्षा थी वो पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दोस्तों अहमदाबाद से पास की। उसके बाद मोहनदास ने भावनगर में सामलदास कॉलेज का नाम था सामलदास कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य और घर से दूर थे, इसलिए गृह वियोग था उनके अंदर के कारण वह कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। 1988 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए दोस्तों और बैरिस्टर बनने के लिए ये इंग्लैंड चले गए, लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद इनकी माता जी का मृत्यु हुआ और वो खबर सुन करके ये भारत लौट आए। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। यहाँ से वो चले गए राजकोट और वहाँ उन्होंने क्या किया कि जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए मुकदमे की अर्जियाँ लिखने का कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा। लेकिन एक परिवर्तन होता है जो उनका पूरा जीवन परिवर्तित करके रख देता है। सन 1893 की बात है, जब एक भारतीय फर्म से दक्षिण अफ्रीका जाने का 1 साल का करार होता है और उन्होंने उसे स्वीकार करके वे वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वकालत का कार्य स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ से वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में वो एक पूरे 21 साल अपना बिताते हैं, यानी 1893 में वो जाते हैं और 1914 तक वहाँ रहते हैं। 14 में वो फिर भारत आते हैं। दोस्तों, 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका ये पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ अपने जीवन के जो 21 साल बिताए वो बहुत ही अलग रहा, पूरे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी रहा दोस्तों। उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ
इन 21 वर्षों में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में उनको बहुत ज़बरदस्त नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे पाला और दक्षिण अफ्रीका में मतलब उनके अंदर जो क्रोध था उसे उन्होंने संयमित किया और न सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई के लिए बल्कि पूरे भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान और स्वयं अपनी पहचान से संबंधित बहुत से प्रश्न उठे। दोस्तों उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने उठाया, उसके लिए सत्याग्रह किया और दोस्तों सन 1906 के जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। गांधी जी के अनुसार दोस्तों अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था और उसका फल हुआ कि अंग्रेज़ों को इनके सामने झुकना पड़ा और इनकी बातों को मानना पड़ा। भारतीयों को वहाँ नस्लीय भेदभाव से बहुत हद तक इन्होंने निजात दिला करके वहाँ से ये भारत लौटे। दोस्तों जब ये 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो गांधी एक राष्ट्रवादी नेता हो चुके थे, संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वे उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे दोस्तों और इन्हें ही अपना ये राजनीतिक गुरु मानते थे और शुरुआती दौर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित था। दोस्तों प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया, दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। डायरेक्ट ये यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूद पड़े थे, पहले चारों तरफ घूरे, यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखा, आर्थिक स्थिति को देखा, सामाजिक मुद्दों के बारे में समझा और भारत में आने के बाद गांधी जी ने जिन आंदोलनों में भाग लिया मैं आपको यहाँ एक एक कर उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहला जो इनका आंदोलन हुआ वो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ। 15 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल जो एक प्रमुख किसान नेता थे उनके के कहने पर उनके साथ मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। बाबू गोरख प्रसाद के घर पर उन्हें ठहराया गया। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो चंपारण था वह इलाका जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी, सन 1917 में बिहार के चंपारण में हुए आंदोलनों ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। दोस्तों चंपारण में क्या था तो ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तिनकठिया प्रणाली दोस्तों जिसके तहत क्या था कि 1 बीघे में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी है और इसके लिए वो मजबूर करते थे और उनका जो बाकी से जो फसल उपजता था उसे भी बहुत औने पौने दाम में ये खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही थी। इस कारण वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए थे। एक विनाशकारी अकाल आ गया। उसके बाद अंग्रेजी सरकार इस अकाल को देखते हुए भी उन पर एक दमनकारी टैक्स लगा दिया और जिसका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। गांधी जी अब इन चीज़ों को उन्होंने ये राजकुमार शुक्ल की बातों से सुना, उनके बारे में जाना और आकर के उनकी स्थिति को देखा तो इनसे रहा नहीं गया। वो अंग्रेजी सरकार के कहने के बावजूद कि आप यहाँ से चल जाए वो नहीं गए और यहाँ पर रह करके इनके वाजिब हक के लिए सत्याग्रह किया और कुल मिलाकर स्थिति जो उस समय जो निराशाजनक थी, गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया और जिसके बाद गरीब किसानों की मांगों को माना गया। दोस्तों तो ये
गांधी का राजनैतिक दृष्टिकोण से, ये स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी सफलता, पहली और सबसे बड़ी सफलता थी चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों 1918 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 17 में चंपारण सत्याग्रह किसानों से रिलेटेड था और 18 में भी किसानों से संबंधित यह आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। इसमें गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों का अंग्रेजी सरकार की जो कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सन 1918 में गुजरात स्थित जो दोस्तों खेड़ा था, बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था और जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति बदतर हो गई थी और लोग कह रहे थे कि इस स्थिति को देख करके सरकार से डिमांड कर रहे थे कि वो टैक्स माफ़ कर दें, लेकिन वो ऐसा सरकार नहीं मान रही थी। खेड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेज़ों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया दोस्तों। इसके बाद अंग्रेज़ों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति दे करके, ये साधारण बात नहीं था कि इनके कहने से हो गया, एक उन्होंने सत्याग्रह किया और बहुत ज़बरदस्त सत्याग्रह हुआ। अनेक लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अनेक लोग घायल हुए। तो दोस्तों माना गया, लेकिन अंततः अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और अंग्रेज़ों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति दे करके और जितने भी कैदियों को उस समय जो गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया गया। इस प्रकार चंपारण और खेड़ा के बाद गांधी जी की जो ख्याति थी वो देश भर में फैल गई। उनकी एक आवाज़ पर सारा देश अब साथ आने को तैयार था और वह स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता बनकर के उभरे। तो सन 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है जो 1924 तक होता है। दोस्तों उस समय क्या स्थिति थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा की जा रही थी और महात्मा गांधी को जो उस समय खिलाफत आंदोलन था उसको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखना चाहते थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। दोस्तों मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनैतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः प्राप्ति कराने के लिए अंग्रेज़ों को पर दबाव बनाना था दोस्तों। इसे महात्मा गांधी ने एक प्रमुख नेतृत्व प्रदान किया और कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को समन्वयित करने का ज़बरदस्त प्रयास किया। दोस्तों खिलाफत आंदोलन तो था ही, साथ ही क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया गया था जो भारतीयों के गतिविधियों को नियंत्रित करने का अंग्रेज़ों के द्वारा एक बहुत बड़ा डंडा था दोस्तों। तो साथ ही साथ और इसके खिलाफ जो जलियांवाला बाग कांड हुआ दोस्तों, जिसमें जनरल डायर ने निर्दोषों के ऊपर जो गोलियां चलाई, इन सबको देख करके गांधी जी ने ज़बरदस्त जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसकी शुरुआत की और हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई थी और अगर हम सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव, ऐसा गांधी जी का मानना था। और उस समय के हर नेता, हर भारतवासी का भी यही मानना था। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया था और उस समय इस स्थिति में थे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे शस्त्रों का प्रयोग कर सके। इसी बीच दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और देश को भारी आघात पहुंचाया, जिसमें जनता में क्या हुआ, क्रोध आया, हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात कही गई। विशेष करके दोस्तों क्या किया गया कि जो भी विदेश से
के जो मतलब खास करके अंग्रेज़ों से रिलेटेड थे, जो इंग्लैंड के समान थे, उसको बिल्कुल बहिष्कार करने की बात कही गई। यहाँ तक कि शिक्षण व्यवस्था भी जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई थी उसे भी बहिष्कार करने की बात कही गई। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। उन्होंने चरखा पर जोर दिया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन सूत काटने के लिए कहा। इसके अलावा दोस्तों, महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की जो शैक्षणिक संस्थाएं थी, साथ ही साथ अदालतें थीं, उसका भी बहिष्कार करने की बात कही। सरकारी नौकरियों को छोड़ने की बात कही। अंग्रेजी सरकार से मिले तमगों और सम्मान को वापस लौटाने का अनुरोध किया और इसके परिणाम भी हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी। असहयोग आंदोलन की अपार सफलता मिल रही थी, जिससे समाज के सभी वर्गों में जोश और भागीदारी बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों, 1922 में इसका अंत होता है चौरी चौरा कांड के साथ। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया दोस्तों, जिसमें उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। खराब स्वास्थ्य के चलते 1924 में सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। दोस्तों, सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया, तब उसका राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया गया था। इस बहिष्कार के कारण भारत के लोगों में आज़ादी के प्रति अदम्य उत्साह था। जब कमीशन भारत में ही था, तब बारदोली का सत्याग्रह भी प्रारंभ हो गया था। बारदोली गुजरात जिले में स्थित है दोस्तों। बारदोली में सत्याग्रह करने का प्रमुख कारण यह था कि वहाँ के किसान जो वार्षिक लगान दे रहे थे, उसमें अचानक से 30% की वृद्धि कर दी गई थी और बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। इस बढ़े हुए लगान के प्रति दोस्तों किसानों में एक जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हुआ और मुंबई राज्य की विधानसभा ने भी इस लगान वृद्धि का विरोध किया था। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उच्च अधिकारियों से मिलने गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं। अनेक जनसभाओं द्वारा भी इस लगान का विरोध किया गया, लेकिन दोस्तों मुंबई सरकार टस से मस न हुई। तब विवश होकर के इस लगान के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। किसानों की एक विशाल सभा बारदोली में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बढ़ा हुआ लगान किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी लगान लेने आएंगे उनके साथ असहयोग किया जाएगा, क्योंकि उस दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए खाने एवं आने जाने की व्यवस्था किसानों द्वारा की जाती थी। इस आंदोलन की जिम्मेदारी किन्हें दी गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी गई, जिसे उन्होंने गांधी जी की सलाह पर स्वीकार किया था। दोस्तों, बारदोली में जब सरकारी कर्मचारी को लगान नहीं मिला तो किसानों के जानवरों को उठाकर ले जाने लगे। किसानों की चल अचल संपत्ति को भी कुर्क करने लगे। इस अत्याचार के विरोध में विट्ठल भाई पटेल, जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे दोस्तों, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, यदि अत्याचार बंद नहीं हुआ तो केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देंगे। और इन सब को देख करके कहीं न कहीं अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा था दोस्तों। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और इसके बाद हर साल ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों। इसके साथ बाद गांधी जी ने सरकार द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह चल रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने दोस्तों 12 मार्च से 6 अप्रैल तक
अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक लगभग 388 किलोमीटर तक की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य था दोस्तों स्वयं नमक उत्पन्न करना। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया और अंग्रेजी सरकार को विचलित करने में सफल रहे। इस दौरान सरकार ने लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने के लिए निर्णय लिया दोस्तों, जिसके साथ गांधी इरविन संधि हुआ मार्च 1931 में। उस पर हस्ताक्षर गांधी जी ने किया, इरविन ने किया। गांधी इरविन संधि के तहत ब्रिटिश सरकार के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमति दी गई। लेकिन इसमें एक कमी हो गई थी कि गांधी जी ने उस समय जो बंद थे जेल में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्हें छुड़ाने के बारे में बात नहीं की थी, जो एक विवादास्पद विषय। इस समझौते के परिणाम स्वरूप दोस्तों गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन यह सम्मेलन कांग्रेस के दूसरे राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसके बाद गांधी जी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर अब रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे निचले स्तर से राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने ग्रामीण भारत को शिक्षित करने, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जारी रखने दोस्तों, क्योंकि उस समय जो छुआछूत की जो स्थिति थी उसके विरोध बहुत से आंदोलन हो रहे थे, तो इसलिए इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन जारी रखा। कताई, बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाने का काम शुरू किया, जिसमें बुनियादी शिक्षा भी एक है दोस्तों, जो गांधी जी के द्वारा लाया गया था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि छुआछूत की जो स्थिति थी और उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हो रहे थे, एक दूरी बन रही थी, उसको दूर करने के लिए दोस्तों दलित नेता B.R. अम्बेडकर की कोशिशों के फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने अछूतों के लिए एक नए संविधान के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल को मंजूरी दे दिया था। एरवड़ा जेल में बंद गांधी जी ने इसके विरोध में सितंबर 1932 में 6 दिन का उपवास किया और सरकार को एक समान व्यवस्था यानी पूना पैक्ट अपनाने को मजबूर किया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान की यह शुरुआत थी दोस्तों। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया था और हरिजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 वर्षीय अभियान की शुरुआत की। अंबेडकर जैसे दलित नेता इस आंदोलन से प्रसन्न नहीं हुए थे और गांधी जी द्वारा दलितों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग करने की निंदा की थी। B.R. अम्बेडकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी अंग्रेजों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता ऐसे थे जो इस बात से नाखुश थे कि जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया था। गांधी ने घोषणा की कि एक तरफ भारत को आज़ादी देने से इनकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा था। ये गलत है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को तीव्र कर दिया। भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा हुई दोस्तों, गिरफ्तारियां हुई, यहाँ तक कि गांधी जी सब भारत के सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। गांधी जी ने यहाँ पर थोड़ी सी ये बात कह दी थी
कि अगर अपने हक के लिए थोड़ा अगर अहिंसा से विरक्त भी कुछ बातें की जाए तो भी एक अहिंसा का ही रूप है। तो दोस्तों, ऐसा करने से भारत छोड़ो आंदोलन एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया था और इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए या गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दी जाए। उन्होंने यह भी कह दिया था कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद यह आंदोलन बंद नहीं होगा। जो पहले बंद कर चुके थे असहयोग आंदोलन, वो उससे यहाँ पर उन्होंने एक ज़बरदस्त सीख ली थी, क्योंकि वो अब ठान लिए थे कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ रहने नहीं देना। और उनका मानना था कि देश में व्याप्त सरकारी अराजकता असली अराजकता से भी खतरनाक। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, डू और डाई का नारा उन्होंने दिया था कि साथ अनुशासन भी बनाए रखने की बात कही थी। दोस्तों, जैसा कि सबको अनुमान था कि अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को पुणे के आगा खां महल ले जाया गया, जहां उन्हें 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया था। इसी दौरान उनकी पत्नी दोस्तों कस्तूरबा गांधी का देहांत 22 फरवरी 1944 को हो गया और कुछ समय बाद गांधी जी को भी मलेरिया हो गया था। अंग्रेजों ने उन्हें इस हालत में जेल में नहीं छोड़ने की सोची और जरूरी उपचार के लिए 6 मई 1944 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आंशिक सफलता के बावजूद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया था कि जल्द ही सरकार भारतीयों को हाथ सत्ता सौंप देगी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार के लगभग 1 लाख राजनीतिक कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके बीच में बहुत से कैबिनेट मिशन आए, उसके बाद भारत के स्वतंत्रता प्राप्त हुई और दोस्तों साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात थी वह थी देश की आज़ादी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज यहाँ से चले गए, हमें सत्ता सौंप दी। हमारे संविधान सभा का गठन 46 में हुआ, संविधान बना। उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 50 में गणतंत्र हुआ दोस्तों। लेकिन उसके बीच स्वतंत्रता के 5 माह भी पूरे नहीं हुए थे और 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे दोस्तों। नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये था गांधी जी से संबंधित उनके महत्वपूर्ण जीवनी, उनके महत्वपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रह और दोस्तों उनकी हत्या पर भी मैंने आपसे बात की।